बीजेपी एनडीए की बढ़त दिख रही है। बाकी कहा जा रहा है साउथ के दुर्ग में सेध लगाने की कवायद की जा रही। केरल में जो आखिरी दुर्ग था लेफ्ट का वो ढहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो परिणाम आ रहा है वो टीवीके यानी विजय की जो पार्टी है उसने तो गजब जादू कर दिया वहां पे तमिलनाडु में। देखिए, सब जगह की चर्चा चुनाव से पहले हो रही थी। हाँ, लेकिन जिसको तमिलनाडु में बहुमत मिला, हाँ, उसमें न तो मीडिया स्पेस मिल रहा था कहीं, हाँ, न उस पर कहीं चर्चाएं थी। हाँ, तो निश्चित तौर से ये मान के चलूं, आज के चुनाव नतीजों में तो सबसे बड़ा श्रेय तमिलनाडु में उस नई नवेली राजनीतिक दल को जाता है जहां कहीं मीडिया में चर्चा ही नहीं थी। टीवीके बिल्कुल। और निश्चित तौर से मान के चाहिए तमिलनाडु की जहां करेंगे, डीएमके कब बना? 1947 में, और 1972 में जाकर के एआईडीएमके बना। उसके बाद किसी दल की, राष्ट्रीय दल की सरकार ही नहीं वहां रही। डीएमके, एआईडीएमके, डीएमके, एआईडीएमके, जिनके साथ राष्ट्रीय दल हमेशा गठबंधन में रहे। छोटे भाई पहली बार कोई ऐसा डीएमके और एआईडीएमके से अलग निकल के, अलग हट के कोई पार्टी है जो पहली बार बहुमत तक पहुंचने वाली है। वो से भी गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इतना बड़ा बहुमत या तो जयललिता के जमाने में मिला, और इससे पहले कितना भी बहुमत नहीं मिला किसी पार्टी को। तो ये मान के चलिए कि निश्चित तौर से पूरा का पूरा 5 राज्यों में सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो नई नवेली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विजय जी है उनको जाता है। तमाम आपने देखे होंगे, वहां से हैदराबाद से सनातन के धर्म के खिलाफ कुछ बातें कही गई, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं थी। बूथ लेवल पर कहें या विधानसभा लेवल पर कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क नहीं था, लेकिन सनातन के खिलाफ यदि किसी को चुना तो निश्चित तौर से नई नवेली पार्टी को चुना। ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि यदि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो इस देश की जनता किसी को भी हीरो बना सकती है, किसी को भी सत्ता तक पहुंचा सकती है। 2011 में आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल में क्या था? टीएमसी एक कांग्रेस से टूट करके एक दल बना, और दल बना करके सत्ता तक पहुंचने वाला एक ऐसा चेहरा जिसने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और उस कांग्रेस नेतृत्व को 1970 के दशक में वाम दलों ने बिल्कुल जमीन पर ला दिया। लगातार वाम दलों की सरकार, आप देखिए 34-35 साल किसी राजनीतिक दल का वहां सत्ता रही हो, उसको एक लड़की, एक महिला जो बिल्कुल अलग हिस्सा टूट के राष्ट्रीय दल से एक नया दल बनाया हो और वो सत्ता तक पहुंची। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बीजेपी की जर्नी की एक दिलचस्प कहानी सुनील सर ये भी रही है कि जो पहली सीट बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीती थी, किसके सहयोग से जीती थी? ममता बनर्जी के सहयोग से। और आज ममता बनर्जी को ही बीजेपी ने हरा दिया पश्चिम बंगाल में। देखिए, यदि पश्चिम बंगाल के गणित को आप देखेंगे तो 2011 में टीएमसी को 38% वोट मिला, सीटें आई 183, और 2021 में 38% वोट मिला बीजेपी को, सीटें आई 77। 2011 में वाम दलों को मिला 41% वोट, सिमट गई 60 पे। तो वहां ये भी देखना पड़ेगा कि वोट प्रतिशत ज्यादा मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वहां की सीट का गणित है। और वही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाके देखा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, शाम को हम देखेंगे। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सैल्यूट कि इतने अच्छे से चुनाव लड़ी, जिस भाषा में जवाब प्रद्युम्नता के साथ देना चाहिए था वहां उनके कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया। अंतिम समय तक ऐसा नहीं लगा कि ममता बनर्जी की हार हो सकती है। सब माने तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन ये लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की कार्यशैली, और मैं बिल्कुल स्पष्ट, ममता बनर्जी की हार जीत नहीं है। फाइट टफ थी। 15 साल सत्ता में रहने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी 95 सीटों पर टीएमसी अगर आगे चल रही है तो काफी मजबूत स्थिति में इसे माना जाएगा। हालांकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, बहुत तगड़ी फाइट बीजेपी ने दी। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह डेरा डाले थे। 15 दिनों तक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, 20-20 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की हुई। तो ऐसे में उसके बावजूद भी 95 सीटों पर टीएमसी आगे चले तो ये बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु की बात करेंगे विश्वेंद्र सर, डीवीके का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या रही तमिलनाडु में इतनी सीटें जीतने के पीछे? क्या जो 8 ग्राम सोना देने का ऐलान किया गया था एक्टर विजय की तरफ से हर कन्या की शादी में, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है तमिलनाडु में? बिल्कुल, वो भी मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहे हैं, और कई कारण बने हैं। एक कारण आपको ये मानना पड़ेगा, वो एक तो तमिलनाडु में ऐसी स्थिति होती है कि हीरो जो होता है वो पिक्चर जो बनाता है और वो जनता के बीच भी हीरो बन जाता है, और वो राजनीति में आता है और ज़्यादातर सफल होता है।
कोई एक दो अपवाद को छोड़ करके। विजय ने जो इसकी पार्टी के जो अध्यक्ष है, इन्होंने पिक्चरें जो की है वो हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है उस पर पिक्चर की और उसमें हीरो बने। उसके बाद जो पिक्चर की इन्होंने स्कूल्स में, कॉलेज में और जो जनता के जुड़े मुद्दे थे वो लिए पिक्चरों में, तो वहाँ स्टार बने। ये एक पॉजिटिव चेहरा बना वहाँ पर। तो पॉजिटिव चेहरा बना तो जनता के बीच में एक मैसेज गया कि भाई ये हमारा हीरो है, ये दुख दर्द दूर करेगा, ये भ्रष्टाचार खत्म करेगा, ये जो आज के हालात में है ये अच्छा नेता बनेगा। तो उन्होंने उसकी वजह से भी उसको लिया है और उनकी जो योजनाएं थे लिया है उसकी वजह से भी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, उनके पास में जो कैंडिडेट थे उनको लोग नहीं जानते थे, इनकी पार्टी का चिन्ह और इनको जानते थे विजय कुमार, तो इनका अब लाभ मिला है। और जैसे दिल्ली में केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तब भी ऐसे ही पैटर्न देखने को मिला था, इनसे अच्छी स्ट्राइक रेट थी दिल्ली में केजरीवाल की। लेकिन वो अलग मामला था, आंदोलन वो था, अलग बहुत मामला बड़ा, था। बहुत बड़ा आंदोलन था। वो ये तो कुछ समय में आए हैं, तो यहाँ तो कुछ समय में आए तो उसका लाभ इनको मिला, ये बहुत बड़ी जीत है। हाँ, 20-30% उम्मीद कर रहे थे, मैंने खुद आपके टीवी चैनल में बोला था। एक सेलिब्रिटी फेस से उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट इन्हें टीवी के को मिला है उसका। जी, विजय की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी, तमिलनाडु में सेलिब्रिटी थे, बड़े चेहरा थे। हाँ जी, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं टीवी को मिला है। बिल्कुल पूरा मिला है, उसका पूरा फायदा मिला है इस बात का। और दूसरी मैं एक बात कहना चाहूँगा, पीछे जो बात चल रही थी अभी थोड़ा देर पहले कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को भी एक जीत हुई थी। किसकी? चुनाव आयोग की, प्रशासन की, अधिकारियों की, केंद्रीय बलों की। कैसे जीत हुई थी? जिस प्रकार से वहां हिंसा हुआ करती थी सभी पूरे प्रदेशों के मुकाबले। सर आपके पास में आऊंगा, अजय जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर आकांक्षा बीजेपी दफ्तर कोलकाता में है, जबकि रंजना गुवाहाटी में है। बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरीके की वहां की तस्वीर है? आकांक्षा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के रुझान है, 193 पे बीजेपी और 95 का जो रुझान है वो टीएमसी को दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं वहां पे होली दिवाली मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है अभी से ही। बिल्कुल, मैं अंजनी सीधा आपको यहाँ से तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हूँ। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, अबीर उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, चारों तरफ आपको ये पूरा माहौल भगवा में नजर आएगा। और आज ये सिर्फ तस्वीरें बीजेपी कार्यालय के बाहर से ही नहीं दिख रही है, ये तस्वीरें आज कोलकाता की अलग अलग जगहों से इसी तरह से नजर आ रही है। न सिर्फ कोलकाता में बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद ममता की विदाई बंगाल से हुई है और उसके बाद बीजेपी का इस तरह से जश्न मनाना लाजमी हो जाता है। देखिए, ये जो बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह से इतनी बड़ी जीत हो सकती है। बंगाल की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बनाया और उसके बाद आज बंगाल की ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जब कुछ देर पहले मैंने बीजेपी के सांसद महेश शर्मा से बात की तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया और हमने उनसे पूछा भी था कि फाइनल किस तरह का आंकड़ा हो सकता है। उन्होंने उसी वक्त कहा कि 195 के आसपास ही हम रहेंगे और वैसी तस्वीर अभी इस वक्त बंगाल से ठीक है आकांक्षा, आएंगे आपके पास। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। जिस तरह से 15 सालों तक पेशेंस बनाए रखा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, डर भय माहौल के बीच में बीजेपी का समर्थन लगातार जुटाते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे, सरकार की तमाम योजनाएं बताते रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बहुत बड़ी मेहनत है इस जीत के पीछे। रंजना, आपके पास आना चाहेंगे। गुवाहाटी में चूंकि बीजेपी सत्ता में ही थी, लेकिन जिस तरह से सीटें इस बार बीजेपी जीती है, एनडीए जीती असम में, उसके बाद किस तरह का माहौल असम में देखने को मिल रहा है? धीरेन्द्र, इस वक्त असम का जो माहौल है वो बहुत औसम है, यानी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। होली दिवाली सब सेलिब्रेट हो रही है और आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरा पर्सन अरूप से मैं कहूँगी जरा तस्वीरें दिखाइए जो यहाँ पर कार्यकर्ता है। देखिए किस तरह से यहाँ नाचते गाते झूमते नजर आ रहे। थोड़ी देर पहले की तस्वीर थी जब असमिया जो पोशाक है उसमें यहाँ पर गायक पहुंचे थे, खूब ढोल नगाड़े बजे, खूब जश्न मना और सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे थे। दिलीप सैकिया यहाँ बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और वो बातचीत भी
रखा और उन्होंने अपने सबसे करीबी विरोधी कांग्रेस के शैलेंद्र सोनोवाल को 32,000 से ज्यादा ठीक है, यानी कि असम में भी जश्न का माहौल है। रंजना, आप लगातार लोगों से बातचीत करते रहिए, आपके पास फिर से लौटेंगे। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ जो आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है अभी तक, चूंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर काउंटिंग अभी चल रही है, कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो थोड़ा बहुत जो फेरबदल भी हो रहा है वो आंकड़े भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में अजय वर्मा बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा रत्नाकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उससे पहले परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपके पास आना चाहेंगे। अजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आते हैं आपके पास। परविंदर सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, पहले कांग्रेस 20 साल, लेफ्ट 35 साल, 15 साल उसके बाद ममता बनर्जी, और उस गढ़ में बीजेपी ने जिस तरह से शानदार स्ट्राइक रेट दिखाते हुए जीत हासिल की, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा था, और उसके बाद इतनी बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल में बनी, तो कार्यकर्ताओं की भी इसमें एक बड़ी मेहनत और बड़ा योगदान रहा है। देखिए, जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल जो है, जिसकी पूरे देश के नज़रें थी, मैं बार बार यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी, जो उनकी प्लानिंग, जो उनका डिसिप्लिन और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्टी के अंदर अपना होल्ड है, वो कोई और जो विपक्ष है उसको मैच नहीं कर पाता। लेकिन इसके बावजूद भी जो बीजेपी के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता थे, उनके मन के अंदर ये था कि पश्चिम बंगाल में तो हमारी जीत नहीं होनी। लेकिन जो लीडरशिप थी, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था और कहा था कि हम पश्चिम बंगाल को जीत के आएंगे, और उन्होंने ये कर दिखाया। और मैं ये समझता हूँ कि जो विपक्ष की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे SIR की बात करें, चाहे दूसरी बातें करें, लेकिन जब जनता का मैंडेट रहता है, उसको सर झुकाकर, हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे पहले या उससे बाद में। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने परिवर्तन को चुना था और परिवर्तन आ भी गया है। अजय भाई, आपके पास आना चाहेंगे। केरलम में तो जीत के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन असम में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। क्या कुछ अभी तक जो समीक्षा की गई इसमें कमी रह गई, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केरल की जनता का, क्योंकि हमारी सरकार थी नहीं, पिनरन विजयन साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की एक स्टेट और सरकार जुड़ गई है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बंगाल का रिजल्ट तो पहले से ही चिरपरिचित था। माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, भाजपा IT सेल, इनके मुखौटे चेहरे सेल कंपनी है, इनके नेता प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी, EVMs, और सारे लोगों को पहले से ही पता था कि हम 180 प्लस जीतेंगे, क्योंकि ये 2 महीने पहले से इन्होंने आंकड़ा कर रखा था। अब मैं कहूंगा तो EVM से इनकी मित्रता बहुत पुरानी है, अच्छी है, और इजराइल से तो रिश्ते पूरे देश को पता ही है। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाके डांस भी किया था, तो इस पर कोई नई चीज नहीं थी, कोई आश्चर्य नहीं था। मैं मेरे फर्स्ट डे से श्योर था कि बंगाल में यही होने जा रहा है। लेकिन हाँ, बंगाल में 250 सीट आनी चाहिए, ये मुझे थोड़ी सी मोदी जी की कमी लग रही है, और इनके बूथ मैनेजमेंट की, इन्हें और माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा। कि 190-92 सीटें तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कह ही रहे थे। मैं बधाई मोदी जी को देता 250 सीट पर अच्छी और, लेकिन इस पर भी बधाई मैं दे रहा हूँ कि अगर सीट आ रही है तो ये भी चलो मेहरबानी है